एकमात्र कवि ऐसा है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है हमारे बीच। बंबई से पधारे भाई आजकरण अटल, आप भरपूर उनका स्वागत करें। इसलिए आया कि पिछले दिनों इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो संसार की एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो इसी ने बनाई और इसी ने देखी, और इसने भी पूरी नहीं देखी, वरना हम आज इसे यहाँ नहीं देख पाते। ऐसा प्यारा कवि है हमारा आजकरण अटल, नाम ही अटल है, जो देश के एक बहुत बड़े हमारे नेता से जुड़ा हुआ है। मुंबई रहते हैं, अभी फिल्म विवाह के जितने भी डायलॉग हैं भाई आजकरण अटल ने उसमें लिखे हैं। क्योंकि और इनकी एक कविता छत्तीसगढ़ में स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है, 11वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। पूरे मध्य प्रदेश में पहले पढ़ाई जाती थी, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो अलग हुआ उसकी एक ही यही वजह रही होगी। हम भैया ऐसी जगह नहीं रहना चाहते जहाँ इसकी कविताएं पढ़ाई जाती रही। छत्तीसगढ़ ने वो भार, वो विस्पान किया। ऐसे श्री आजकरण अटल का आप स्वागत कीजिए भरपूर तालियों से। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी हमारे पहले कवि ने सुनाया और आपने जिस ढंग से सुना बहुत अच्छा लग रहा है। हास्य रस का जो माहौल है, और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे हास्य रस के सबसे बड़े कवि यहाँ विराजमान हैं। हास्य रस के ओशो रजनीश ने, वो भी आपके मध्य प्रदेश के थे। उन्होंने कहा था कि हास्य तो प्रार्थना है, जब तक आप हंस रहे होते हैं समझ लीजिए आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और आज महाशिवरात्रि है, प्रभु का दिन है, तो आज हम फिर प्रार्थना शुरू करते हैं। अभी शर्मा जी ने मेरे परिचय में बताया, शर्मा जी की तारीफ में मैं आपको क्या बताऊं। ये तो हमारे हिंदी मंच की ऐश्वर्या रॉय है। हंसने की बात नहीं, गौर से देखिए, मेरी नजर से देखिए, दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। वे भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। वे भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। उनकी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इनकी बकरे जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं। बहुत समानताएं दोनों में। वो भी गंजी है क्या? लेकिन समानता फिर भी है, उनका मुखड़ा चांद है, इनकी खोपड़ी चांद। ओशो की हास्य प्रार्थना है, तो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी की तो पूरी जिंदगी ही एक लंबी प्रार्थना है। हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके साथ बैठने का मौका मिलता है। मेरे परिचय में बताया, मैं भी नाम से 1/3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हूं। आप मुझे भी अतिरिक्त सम्मान दे सकते हैं। वैसे हम दोनों में भी बहुत सी समानताएं हैं। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वे भी कविताएं लिखते हैं, मैं भी कविताएं लिखता हूं। वे भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े, मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा। बिल्कुल बराबरी का मामला है। वे जब जब भी बॉम्बे आते हैं तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं आते। मैं जब जब भी दिल्ली जाता हूं उनसे मिलने के लिए उनके घर नहीं जाता। बिल्कुल बराबरी का मामला है। आजकल वे भी प्रधानमंत्री नहीं है, मैं तो खैर कभी भी नहीं था। बिल्कुल बराबरी का मामला है, लेकिन दो बातों में बराबरी नहीं है।
पहली बात तो ये कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूं, और दूसरी बात ये कि मेरे घुटने ठीक ठाक है, लेकिन उनकी वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है। पिछले दिनों करीना कपूर के जन्मदिन पर गुलदस्ता मैंने भेजा, लेकिन थैंक यू विथ लव का लेटर उनके पास पहुंचा और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया। मेरी किताब छपकर आई, बधाई के संदेश उनको मिले, उनके घुटनों में दर्द रहा, संवेदना के संदेश मुझे मिले। बहुत नुकसान होता है। अखबारों में खबर छपी के डॉक्टरों ने अटल जी को विश्राम की सलाह दी, उन्होंने विश्राम किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, मुझे प्रोग्राम मिलने बंद हो गए। बहुत नुकसान होता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मिलते जुलते नामों की वजह से नंबर तो मेरा था, लेकिन उनको बना दिया गया। फिर सोचता हूं अच्छा ही हुआ, कहां राजनीति का कवि सम्मेलन में आज जैसे बढ़िया बढ़िया श्रोताओं की तालियों का मजा, मैं सोचता हूं कि फायदे नहीं रहा। और वाकई आज प्रदीप चौबे जी ने हमें बहुत बढ़िया श्रोताओं के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन के अवसर पर हमें यहाँ पे बुलाया। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। चरित्रों के माध्यम से मैं हाथ से लिखता हूँ, चरित्रों के माध्यम से, जैसे कि प्रदीप चौबे जो है किसी जमाने में एक भिखारी से जब भी मिलते थे तो उसको 20 रुपए दिया करते थे, फिर 10 रुपए देने लगे, फिर 5 रुपए देने लगे, फिर 2 रुपए पे उतर आए। तो उस भिखारी ने कहा बाबूजी ये क्या बात हुई, पहले तो आप 20-20 रुपए दिया करते थे। तो प्रदीप चौबे बोले कि ऐसा है कि पहले मैं कुंवारा था इसलिए 20 रुपए दे दिया करता था, फिर मेरी शादी हुई तो मैं 10 रुपए देने लगा, फिर लड़का हो गया तो मैं 5 रुपए देने लगा, फिर एक और लड़का हो गया तो मैं 2 रुपए देने लगा। भिखारी ने कहा बाबूजी आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे पैसों से अपना घर बार चला रहे हैं। ये होता है चरित्रों के माध्यम से हास्य। तो 2-3 चरित्र आपके सामने। सबसे पहले एक बच्चे का चरित्र आपके सामने रख रहा हूं। बच्चों के जो सवाल होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक। और हम बच्चों से बहुत झूठ बोला करते हैं। और टीवी युग का बच्चा, और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा, टीवी युग का बच्चा, 4 पंक्ति देखिए। बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? ये होता है चरित्रों के माध्यम से। और मुझे बड़ी खुशी यहाँ पे लड़कियां, मतलब महिलाएं भी बहुत बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हुए हैं। महिलाएं आजकल बहुत तरक्की कर रही है। महिलाएं आजकल पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि किन पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, मेरे कंधे को तो सौभाग्य अभी तक मिला नहीं है। जिनके कंधों को सौभाग्य मिला उनको बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन एक बात बता दूं कि महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है, हम पुरुषों के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, क्योंकि महिला के दिल में एक साथ में एक ही पुरुष रह सकता है, जबकि हम पुरुषों के दिल में तो अंतिम रूप से 2 चरित्र आपके सामने रख रहा हूं। वंस मोर कह के शर्मिंदा न करें, क्योंकि समय हमारे पास में कम है। एक बिल्कुल मेरा नया चरित्र आपके सामने रख रहा हूं। मीडिया बहुत महान होता था, किसी को भी महान बना देता है। जैसे दस्यु सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया।
वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है, लेकिन मीडिया ने महान बना दिया और हमने मान लिया। और मीडिया कैसे कैसे समाचारों के लिए भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है। मीडिया पार्ट एक सबसे पहले आप सामने, लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? गरीब का बाप मर चुका है। आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? ऐसे ही पूछते। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में आए। हमारे नेता को जब भी कोई जवाब नहीं सूझता, जी राष्ट्र हित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था? क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। अब अंतिम सवाल को मजा लीजिएगा। फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। और मैं भी भोले शंकर का शिष्य हूं, उनका भक्त हूं। ये बहुत भोली भाली रचना देखिएगा। मीडिया पार्ट 2, शीर्षक है हाईवे के हमदम। हाईवे के हमदम ऐसे आप समझ जाएंगे। प्रदीप चौबे जो है, कुछ दिन पहले हम बॉम्बे गए थे, तो सुबह सुबह मेरे साथ में हम दोनों बाइक कार जो है बॉम्बे में हमने प्रवेश किया बाई रोड। तो सड़क के दोनों तरफ कुछ विशेष मुद्रा में लोग बैठे हुए थे। तो प्रदीप जी ने मुझसे पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो चूंकि मेरे बॉम्बे की इज्जत का सवाल था, तो मैंने प्रदीप से कहा, प्रदीप ऐसा है कि तुम पहली बार बॉम्बे आए हो ना, तो तुम्हारे स्वागत में बैठे हुए हैं। तब प्रदीप ने मुझे धमकी दी कि तुम भी ग्वालियर आओ, तुम्हें भी ऐसे ही स्वागत दिलवाऊंगा मैं। और एक कड़वा सत्य है, जैसा कि शंकर भगवान ने जहर पिया था। हमारे एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि आजकल दो तरह के लोग नहीं मिलते। एक वे लोग जो कड़वा सत्य कह सके, दूसरे वे लोग जो कड़वा सत्य सुन सकें। हमारे महानगरों का एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य मैं हास्य के माध्यम से कह रहा हूं, हाईवे के हमदम, और एक कुरीति की तरह हमारे समाज में फैला हुआ है। शुद्ध हास्य में कहने की कोशिश की है। और हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे एक हेडमास्टर की तरह है कि अगर एक भी शब्द आपने किसी कविता में ऐसा उपयोग कर लिया जिससे कि शिष्टता की सीमा पार होती हो, तो ये दूसरी बार हमें मंच पे नहीं चढ़ने देते। एक इस विषय को बिना सीमा लांगे और एक ढके हुए विषय को मैंने कहने की कोशिश की है। एक पंक्ति का मजा लीजिएगा, हाईवे के हमदम।
शहर के बीच हाईवे का सीन था। सीन प्रातःकालीन था। रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बताया, यह है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर शौचालय और मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना रुख दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया। आप यहां क्या कर रहे हैं? आप यहां क्या कर रहे हैं? जी मैं क्या कर रहा हूं ये तो आप देख ही रहे हैं, पर आप यहां क्या कर रहे हैं? पर आप यहां क्या कर रहे हैं? रिपोर्टर बोला, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम। इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहां रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहां रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है, लेकिन ये तो कहो आज फैशन शो की जगह हमारा शो, मजे से दिखाओ, बढ़िया लोकेशन है, हम धरती पुत्र और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला अधिवेशन है। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? जी हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। अब कुदरत के नियम का पालन करने से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्टर ने इंटरव्यू आगे बढ़ाया, ये हाईवे कब से है? जी 10 साल से। यहां आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से। ऐसी जहां जहां पंक्ति अच्छी लगती है जोरदार तालियों से मुझे बताइएगा। यहां आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से। पहले यहां एक गांव था। एक दिन शहर आ पहुंचा टहलता हुआ और गांव का अपहरण कर लिया। हमने भी आधुनिकता के सामने समर्पण कर दिया। नतीजा सामने है, देख लिया। शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रखा। शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तभी न्यूज रीडर ने सवाल किया, अजय, खराब मौसम या बरसात के दिन बाधा पहुंचाते हैं, क्या तब भी ये लोग रोज आते हैं? बोला अजय, बरसात हो या प्रलय, रोज आना पड़ता है। आदमी खाए बिना रह सकता है, नहाए बिना रह सकता है, लेकिन आए बिना एक दिन से अधिक नहीं रह सकता। लेकिन आए बिना एक दिन से अधिक नहीं रह सकता संजय बोला, इस जानकारी के लिए शुक्रिया अजय। संजय बोला, इस जानकारी के लिए शुक्रिया अजय। अंतिम सवाल किया रिपोर्टर ने,
इसमें दो बात कहना चाहता हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में आज भी आदमी घर से निकलता है तो वहां चौपाल में पगड़ी तक नहीं उतारता, और आदमी की पूरी जिंदगी जो है एक पहचान बनाने या कि एक पहचान मेंटेन करने के लिए होती है। दो बातों को ध्यान में रखते हुए अंतिम पंक्ति देखिए। अंतिम सवाल किया रिपोर्टर ने, क्या कारण है कि शहर में आप न शर्माते हैं न लजाते हैं, इस तरह खुले में बैठ जाते हैं, जबकि गांव में आज भी लोग लाज निभाते हैं। हमने बोला गांव में एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए करते हैं लाज। यहां जान पहचान ही नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। यहां जान पहचान ही नहीं तो किसकी लाज और काहे का लिहाज। गांव में संस्कार था, शहर में रोजगार था, रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रही जाती, वहां पगड़ी उतारने में आती थी शर्म, यहां कपड़े उतारने में नहीं आती।